नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। आइए आज थोड़ी चर्चा मीडिया पे कर ली जाए। मीडिया की कहानी बड़ी दिलचस्प और मनोरंजक है, उसको जानना मज़ेदार होगा। एक हवा सा आजकल बना हुआ है कि मीडिया ही चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। ऐसा है भी, लेकिन कुछ ही हद तक। मीडिया का मतलब ये होता है, मीडिया सबसे पहले तो परिभाषा मीडिया की जान लीजिए। मीडिया की परिभाषा मोटे तौर पे ये होती है कि जो सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका अदा करे, यानी सरकार जो चाहती है वो जनता को बताए और जनता जो चाहती है वो सरकार को बताए, माध्यम मीडिया होगा। ऐसे मीडिया की परिभाषा है। एक चीज़ और जान लीजिए कि मीडिया का जो फिलहाल जो वर्तमान स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, फिलहाल जिस स्वरूप के तहत मीडिया संचालित हो रहा है, वो भी अंग्रेज़ों की ही देन है। अंग्रेज़ों ने हम लोग बहुत कुछ दिया है। फिलहाल का जो मीडिया है वो भी अंग्रेज़ों की ही देन है। वैसे तो बहुत जो ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं वो इसके लिए नारद महोदय को भी उसका आदि पुरुष मानते हैं, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल तो लोकतंत्र है ही जिसमें हर आदमी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। तो ठीक है भाई, नारद को भी मान लेते हैं, लेकिन बहरहाल जो नारद वाला जो मीडिया था वो शायद नारद महोदय के साथ ही चला गया। ये कह लीजिए कि जब नारद मुनि की चर्चा ज़्यादा होती थी तब तक वो मीडिया का चाल चलता था। फिलहाल वो मीडिया उतना ही प्रासंगिक है जितना नारद मुनि प्रासंगिक है। फिलहाल जो मीडिया है वो मीडिया आमतौर पे अंग्रेज़ों की देन है। अब बात शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। इधर अभी 2-3 दिनों में मैंने 2-3 खबरें देखी। एक तो खबर ये देखी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई और उसमें ये बताया गया कि संघ जो है आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ताकत झोंकेगा और कोशिश करेगा कि 80 की 80 सीटें जीतते हैं। संघ और भाजपा का ये मानना होता है कि जब वो जिस काम में लगेंगे वो सारा फल उन्हीं को मिलेगा। 80 सीट पे अगर लड़ेंगे तो 80 ही जीतेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, सोचने में कोई बुराई नहीं है। उसी के समानांतर एक और खबर थी जो मुझे पता चली, वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने यहाँ बैठक की और अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक खबर सामने आई है। और एक खबर और सामने आई, वो ये है कि जो पल्लवी पटेल हैं जो समाजवादी पार्टी हैं, उन्होंने कहा कि विधानसभा में कहा कि एक कोई पुल बनाया था दुर्गा भाभी के नाम पर, वो शायद कई हज़ार करोड़ पुल बना था, वो 3 महीने में ही टूट के गिर गया। तो उन्होंने तंज कसा कि भाई वो पुल अगर आप किसी और के नाम पे बना देते, दुर्गा भाभी जैसी शख्सियत का नाम उस पर रखने की क्या ज़रूरत थी। ये भी खबर सामने आई। और भी तमाम खबरें आई इसी तरीके के सामने, जो मुख्यतः सरकार जो आज की वर्तमान सरकार है उसके विरोध में बोली गई खबरें थी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि ये सारी खबरें जो मेरे सामने आई, उन सारी खबरों का स्रोत जो ये कह लीजिए कि मुख्य धारा का मीडिया नहीं था, वो मीडिया था जो मुख्य धारा से परे इधर विकसित हो गया है और अब कहने को मुख्य धारा की मीडिया पर बच गया है। ज़्यादातर खबरें लोगों तक पहुंच जाती हैं माध्यम जो सरकारी जो सरकार जिन चीज़ों को बताना चाहती है वो मुख्य धारा की मीडिया से लोगों के सामने पहुंचती है, और सरकार जिन चीज़ों को छिपाना चाहती है मोटे तौर पे वो मुख्य धारा से इधर मीडिया डेवलप हो रहा है उसके माध्यम से लोगों तक पहुँच जाती है। इसमें कोई शक नहीं। अब आइए थोड़ा सा मीडिया के बारे में और जानकारी ले लें ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। जैसा मैंने बताया कि मीडिया का जो वर्तमान जो प्रारूप है वो अंग्रेज़ों की देन है। तो अंग्रेज़ों ने इस मीडिया को इसलिए बनाया था कि अंग्रेज़ इस बात को जानते थे कि वो विदेशी शक्ति है जो भारत पर उन्होंने क्या नाम है कब्जा कर रखा है, इसलिए जनता की आवाज़ से वो आगाह हो सके, इसके लिए उन्होंने मीडिया नामक संस्था को यहाँ विकसित किया और उस संस्था ने बखूबी अपना रोल निभाया और रोल निभाने के बाद उसका फ़ायदा भी हुआ। अंग्रेज़ों ने कई बार उचित संशोधन भी किए जो जनता के हित में थे और कई बार वो फेल भी किए, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं किए। लेकिन बहरहाल जिस पर्पज़ से उन्होंने मीडिया को बनाया था मीडिया ने वो पर्पज़ बखूबी अदा किया। और जैसा सब जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री मॉडल हमारे यहाँ फिलहाल चल रहा है, उस मॉडल को लेकर के लखनऊ की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने की थी। वो भी लंबे समय तक बखूबी चला और हालांकि अब उस मॉडल पे लगातार प्रहार हो रहा है, लेकिन बहरहाल कहने को वही मॉडल फिलहाल काम कर रहा है। अब मीडिया की दो तीन चरण आए, मतलब स्वतंत्रता के बाद से मोटे तौर पर मीडिया ने अपना काम किया। ये हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी के पहले था।
इमरजेंसी की शुरुआत के थोड़ा सा पहले मीडिया को इंदिरा गांधी ने कंट्रोल करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी के ज़माने में मीडिया को काफ़ी हद तक कुचल दिया गया। यानी इंदिरा गांधी का यह मानना था कि अगर हम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सी आगत कठिनाइयों से हम बच सकते हैं जो उनके हिसाब से इमरजेंसी के दौरान हो रही होंगी। लेकिन मीडिया को कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी चुनाव हारी और जनता पार्टी की सरकार आई। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि जनता पार्टी की सरकार ने फिर मीडिया को उसका पूर्व स्वरूप लौटाया और मीडिया अपना काम करता रहा। उसके बाद से फिर मीडिया को कंट्रोल करने का काम वीपी सिंह के ज़माने में हुआ, लेकिन दूसरे रूप में। उस ज़माने में एक मीडिया के जाइंट हुआ करते थे रामनाथ गोयनका साहब। उनके नेतृत्व में मीडिया ने वीपी सिंह को सामने लाने में बड़ी मुखर भूमिका अदा की और फ़ायदा भी हुआ। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने भी, लेकिन 11 महीने में वीपी सिंह की सरकार बदल गई। यानी मीडिया ने उसमें अपना रोल प्ले तो किया, लेकिन जैसा कि उन लोगों का सोचना था, उस कंपनी का जो मीडिया को कंट्रोल कर रहा था या एक तरीके से संचालित कर रहा था या कोशिश कर रहा था कि वीपी सिंह का दौर लंबा चलेगा, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मीडिया को कंट्रोल करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हुआ। इंडिया शाइनिंग का नारा आप लोगों को याद होगा कि बहुत लंबे समय तक चला होगा। बावजूद उसके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं चली और एक टर्म के बाद वो सरकार गिर गई। उसके बाद फिर उस मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयत्न हुआ, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस, ये कहने मुझे संकोच नहीं है कि मीडिया को कंट्रोल तो करती है, लेकिन यह कि उसके जो तरीके होते हैं वो अपेक्षाकृत शालीन होते हैं। मीडिया को कंट्रोल किया और वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार में, वो भी सरकार हालांकि दो टर्म चली, लेकिन अंततः गत्वा मीडिया को जिस भी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया और संचालित किया, वो सरकार चली नहीं। 2 टर्म के बाद वो भी चली गई। और अब फिलहाल मीडिया को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये मान करके और ये सोच करके कि अब यही सरकार रहेगी। मीडिया को भी कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। आमतौर पे कहा जाता है, ऐसा चलन में है कि मीडिया को सरकार दबाती है। ऐसा नहीं है। मीडिया को सरकार दबाती नहीं है, मीडिया को सरकार खरीदती है। और मीडिया मालिक भी आफ्टर ऑल हिंदुस्तान के ही बनिए हैं। वो उनको जो पैसा मिल जाए तो नो डाउट वो वही करेंगे जो सरकारें कहती हैं। और वैसे भी कुल मिलाकर के जो देशी मीडिया था वो मूलतः सरकार के ही पक्ष में ज़्यादातर काम करता था, शुरू से लेकर के आज तक। हाँ, जब ज़्यादा माल मिलने लगा तो वो सरकार के पक्ष में पूरी तरीके से खुल के सामने आ गया। जब मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि मीडिया जो है, उसको जो एक व्यापक धारणा सी बन गई है कि मीडिया को सरकार धमकाती है, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत धमका देती कभी कभी, ऐसा नहीं है, धमकाती भी है, लेकिन कुल मिलाकर के वो मीडिया को खरीदती ज़्यादा है बनिस्बत धमकाने के। अब जैसे आजकल ही है कि अब अपने जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो अदरवाइज बड़े कड़क दिखते हैं और सब कुछ बुलडोजर चलवाते रहते हैं, वो भी 56 भोग की मिठाइयाँ मीडिया के जो अलमबरदार हैं उनके यहाँ भिजवाते हैं हर मौके पर, जो ज़रूरी मौके होते हैं, और बल्क में भिजवाते हैं। मतलब वो कुल मिलाकर के मीडिया को खरीदते ही ज़्यादा है, थोड़ा बहुत धमका भी देते हैं, ऐसा होता है। अब देखिए, अब ये और कुल मिला के फिर से ये वातावरण सा बना हुआ है कि मीडिया इस हद तक कंट्रोल्ड और धमकाया जा चुका है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में हमेशा रहेगी, ऐसा है। अब देखिए इसके परिणाम क्या आते हैं, ये अभी कहना उचित नहीं क्योंकि परिणाम अभी सामने आए नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा पहले की, जब अंग्रेज़ों का ज़माने का ये मीडिया नहीं हुआ करता था। उस समय जो तरीका होता था वो ये होता था कि बादशाह अपनी मतलब बादशाह होता था उस ज़माने में, तो बादशाह जो था वो अपनी बात ढिंडोरचियों के माध्यम से जनता के बीच में कहलाता था। उस समय ढिंडोरची निकलते थे और खल खुदा का मुल्क बादशाह का कह करके जब बादशाह जो बात अपनी जनता से कहना चाहता था उसकी ढिंडोरा पीट के लोगों को बताते थे। और जनता की क्या प्रक्रिया है इसको जानने के लिए हिंदुस्तान भर में, या जो बादशाह जितने क्षेत्र में जो क्षेत्र उसके कंट्रोल में होता था उसमें अपने जासूसों की पूरी फौज रखता था और उसके माध्यम से जनता की क्या प्रतिक्रिया है उस तक पहुंचती रहती थी, वो अपने शासन का संचालन करता था। उसके पीछे भी मुख्य उद्देश्य यही होता था कि जनता की प्रतिक्रिया हम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जनता और बादशाह के बीच में सीधे मतलब बातचीत का या सीधी मध्यस्थता का आजकल का मीडिया तब उपलब्ध नहीं था। तो जो भी मीडिया था जनता को कंट्रोल करने का या प्रभावित करने का जो भी तरीका था, ये ढिंडोरा पिटवा करके और जासूस लगवा करके, उसके बावजूद एक से एक कड़े बादशाह अपना काम उन्होंने किया। लेकिन सारी सरकारें बदलती रही, चीज़ें बदलती रही, ये भी एक सच्चाई है।
यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मीडिया यानी मध्यस्थता का जो मीडिया का जो मतलब जो जो रोल है वो ये है कि सरकारों और जनता के बीच में, जैसा मैंने कहा कि मध्यस्थ की भूमिका निभाना, ये सोचना कि मीडिया को कंट्रोल करके या मीडिया को खरीद करके आप चीज़ों को अपने फेवर में हमेशा मोड़ देंगे, ऐसा जो पूरा इतिहास उपलब्ध है वो ये बताता है कि ऐसा आज तक तो संभव हुआ नहीं, भविष्य में कभी संभव हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। और इसके चलते चलते मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा भी बता देता हूँ, सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक इटालियन यात्री था जो बादशाह औरंगजेब से मिलने पहुंचा रात के 1 बजे। उसने बड़ा अच्छा मनोरंजक वर्णन किया है। उसने लिखा कि जब रात को 1 बजे मुझे मिलने का समय दिया गया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बादशाह उस समय क्या हुआ। उस समय बादशाह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। बहरहाल में पहुंचा और बादशाह औरंगजेब पूरी प्रफुल्लता के साथ राजकाज के कागज़ निपटा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा देख लूँ। तो उसके बाद एक पूरा कागज़ों का पुलिंदा है जिसको उन्होंने करीब पढ़ा आधे घंटे तक, और फिर मुझसे कहा कि हाँ आप बताओ क्या बात है। तो मैंने पूछा कि हुजूर ये क्या आपने देखा। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान के हर कोने से जासूसों द्वारा भेजा गया बंडल है जिसको मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि हिंदुस्तान के किस कोने में क्या हो रहा है। तो यात्री ने कहा कि हुजूर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, रात के 12 बजे 1 बजे आप कर रहे हैं। तो उन्होंने बादशाह ने बड़े हंसते हुए कहा कि अरे कुछ नहीं, ये तो मेरा रोज़ का काम है, नहीं करूँगा तो मैं बादशाह मेरी टिकेगी कैसे। तो इस कहावत से आप ये भी थोड़ा, ये जो कहानी है मैंने आपको ये बताने के लिए सुनाई कि मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हर बादशाह जो आता है वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया उसकी मेहनत को एक हद तक तो चलते रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद उस बादशाह को बने रहने में कोई मदद नहीं करती। औरंगज़ेब की विफल मृत्यु या औरंगज़ेब की का विफल प्रशासन इस बात का गवाह है कि उस समय के उसने जो मीडिया को संचालित करने का जो भी माध्यम बनाया था वो औरंगज़ेब के किसी काम नहीं आया। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इसी तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।